तो हमारे पास सब मेरा ख्याल है कि इंक्लूडिंग दिस ये अब छोटी छोटी प्रेजेंटेशंस हैं, चार चार पाँच पाँच छः छः स्लाइड्स की। दो 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 और रह गई, इसके बाद शायद तीन और। तो उनमें से कोई भी 10 मिनट से ज़्यादा की नहीं है। तो हम इंशाल्लाह, हमारे पास इसके बाद दो क्लासेस और हैं। तो हम उसमें मिनट ऐप पढ़ेंगे। और ये तीन प्रेजेंटेशंस देखेंगे, तीन या चार। अब मिनट ऐप तक हम क्यों आ गए हैं? क्योंकि हमारा ये ओवरऑल प्लान देखें तो अब हम तकरीबन उस जगह पे पहुंच गए हैं जहाँ पे हम डेटा कलेक्शन और एनालिसिस की बात कर सकते हैं। तो इस वजह से अब हम साथ साथ, क्योंकि अब आपने टेस्ट के नाम भी देख लिए, आप लोगों ने ये भी देख लिया कि सैम्पलिंग कैसे करनी है, पॉपुलेशन को कैसे देखना है। तो अब इट्स अबाउट टाइम कि आप सॉफ्टवेयर से भी इंट्रोड्यूस हों। इसलिए नेक्स्ट टाइम हम मिनट ऐप पे काम करेंगे। तो आज हम देख रहे हैं कि हम अपना क्वेश्चन या इंस्ट्रूमेंट कैसे डेवलप करते हैं। तो अब ये बेसिकली तीन टर्म्स हैं जो आपको जहन में रखने चाहिए किसी भी क्वेश्चनर के लिए। एक को हम कहते हैं कंस्ट्रक्ट, एक को कहते हैं आइटम, एक को कहते हैं वेरिएबल। कंस्ट्रक्ट क्या होता है कि आपके जहन में जो भी एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट था ना, यानी जैसे उस्मान ने शायद मेरे साथ डिस्कस किया, तो अ, वो बेसिकली देखना चाह रहे हैं कि पेशेंट वेलबींग को कैसे इंश्योर किया जा सकता है। तो उसके दिमाग में एक चीज़ है कि पेशेंट वेलबींग इंपॉर्टेंट है। अब ये कॉन्स्ट्रक्ट है, ये एब्स्ट्रैक्ट थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, और वो उसको मेजर करना चाहता है। अब इसकी नेचर क्या है कि फिलहाल ये डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं है या मेजरेबल नहीं है। तो कोई तरीके निकालने पड़ेंगे इसको मेजर करने के लिए। तो कंस्ट्रक्ट जब आपके जहन में आता है, जब आप उसको पेन डाउन करते हैं, तो मकसद ये होता है कि आप एक कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन दें अपनी रिसर्च को कि आप करना क्या चाहते हैं। जब आप उसको डिफाइन करते हैं कॉन्सेप्चुअली, तो आपको भी पता लगता है और आपके पढ़ने वालों को भी पता लगता है कि बेसिकली आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन दोनों, आप भी और वो भी इंतजार करते हैं कि अभी आप इसको मेजरेबल बनाएंगे। आइटम कहते हैं एक क्वेश्चन को, एक सिंगल क्वेश्चन को आइटम कहा जाता है। और ये कॉन्स्ट्रक्ट को मेजर करते हैं। यानी पीछे हमने यहाँ पे एग्जांपल दी जॉब सेटिस्फेक्शन की ना। तो यहाँ पे आइटम क्या है? आई फील सेटिस्फाइड विद माई करंट जॉब रोल। अब इसमें यस नो या 1 to 5 टिक करना या 1 to 9 टिक करना कुछ भी हो सकता है। दूसरा हो सकता है आई फील वैल्यूड बाय माई एम्प्लॉयर। अब ये दोनों अलग अलग नेचर की चीज़ें आप देखें तो आपको बता रही है ना, दोनों सेटिस्फेक्शन की चीज़ें हैं कि एक तरफ आपको ये चीज़ सेटिस्फेक्शन दे रही है कि आप वैल्यूड हैं, यानी मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड में आप किसी और जगह पे हैं। और आई फील सेटिस्फाइड विद माई करंट जॉब रोल, तो ये इसमें प्रोबेबली किसी और आप पर्टिकुलरली रोल की बात कर रहे हैं। अब वैल्यू करने का क्या मतलब है? हो सकता है कोई बंदा कहे प्रमोशन से मुझे मिल रही है इसलिए पता लगा वैल्यू हुआ हो, मुझे पे इंक्रीज मिली है इस वजह से मुझे पता लगा कि मैं वैल्यू हुआ हूँ, या मेरा रोल बढ़ा दिया गया है इस वजह से मैं वैल्यू हुआ हूँ। तो अभी इसमें भी आप देखें तो एक चीज़ काफ़ी नहीं होती, आपको मुख्तलिफ एंगल से देखना पड़ता है। और ये बेसिकली एक केपीआई होता है या पीआई, परफॉर्मेंस इंडिकेटर या इंडिकेटर होता है अंडरलाइंग कॉन्स्ट्रक्ट का। जब कॉन्स्ट्रक्ट मेजरेबल हो जाता है तो उसको हम वेरिएबल कहते हैं। कि वेरिएबल का मतलब होता है ऊपर नीचे कोई चीज़ जा रही है और आप उसको देख सकें, मेजर कर सकें कि ऊपर नीचे जा रही है। टेम्परेचर एक वेरिएबल है, गर्मी एक कॉन्स्ट्रक्ट है। गर्मी समझ नहीं आती, गर्मी ऊपर नीचे तो मुझे पता है जा रही है, लेकिन कितनी ऊपर गई कितनी नीचे गई मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने आइटम अपना रखा कि थर्मामीटर पे नापूंगा। अब वो वेरिएबल बन गया। अब वो जब 33 से 34 जाता है, 34 से 35 जाता है, तो वो मेरा वेरिएबल है और मैं उसको एग्जैक्टली मेजर कर सकता हूँ और उसको डेटा एनालिसिस में इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये तीन चीज़ें आपने जहन में रखनी है कि क्वेश्चनेयर में कॉन्स्ट्रक्ट्स को मेजर करने के लिए आइटम होते हैं, और जब वो होते हैं और हम एनालिसिस फेज पे पहुंच जाते हैं तो उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। कभी कभी ये यूज़फुल होता है, बल्कि ज़्यादातर यूज़फुल होता है कि आप आइटम्स को कॉन्स्ट्रक्ट वाइज डिवाइड करें। उनको पहले एक कंस्ट्रक्ट के क्वेश्चन पूछें, फिर दूसरे के, फिर तीसरे के, ताकि आपको भी एनालिसिस करने में आसानी हो और जवाब देने वालों को भी एक ही माइंडसेट के साथ वो चलता रहे। अब लॉजिकल फ्लो क्या होता है कि आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट बनाते हैं, फिर आइटम्स बनाते हैं और फिर वेरिएबल की तरफ पहुंचते हैं। यहाँ एक एग्जांपल लिखी हुई है, वर्क एंगेजमेंट आपका कॉन्स्ट्रक्ट है कि एम्प्लॉयज जो हैं वो कितना एंगेज्ड हैं अपने काम के साथ। तो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आई फील एनर्जाइज्ड एट वर्क, आई एम एंथुजियास्टिक अबाउट माई जॉब, और भी बहुत कुछ हो सकते हैं। और वेरिएबल आपका क्या है? वर्क एंगेजमेंट स्कोर। आपने इन दोनों को जब डिफाइन कर लिया,
अब इनके स्कोर कर दिए तो आगे वेरिएबल आ गया। तो अगेन उस्मान से मेरी डिस्कशन हो रही थी, तो उनको मैंने यही कहा कि जब आप रिसर्च फ्रेमवर्क बनाते हैं तो वो, उनको मैंने इतनी डिटेल में नहीं बताया, लेकिन आई होप उस्मान इज अराउंड तो वो सुन रहा होगा कि जब आप अपना रिसर्च फ्रेमवर्क बनाते हैं तो मुख्तलिफ टाइम्स पे होता है। एक जब आप सबसे पहले शुरू में जब आप एक बनाते हैं ना कि एक डब्बा दूसरे डब्बे से मिल रहा है, फिर वो दूसरे से मिल रहा है, तो उसको हम थियोरेटिकल फ्रेमवर्क कहते हैं या कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कहते हैं। उस वक्त कॉन्स्ट्रक्ट्स की बात हो रही होती है, बल्कि कॉन्स्ट्रक्ट से भी शायद पहले की बात हो रही होती है, क्योंकि एक कॉन्स्ट्रक्ट के अंदर मल्टीपल भी कभी कभी आ जाते हैं। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जब आप उस पर लिखते हैं मैं इसको मेजर कैसे करूंगा, तो वो फिर आपका रिसर्च फ्रेमवर्क बनना शुरू हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि उससे पता लगता है कि आप किस चीज़ को कैसे मेजर करेंगे। तो इस उस्मान के केस में जो कॉन्स्ट्रक्ट थे वो फिलहाल वो वो बहुत ब्रॉड थे, लेकिन इट इज़ अंडरस्टैंडेबल कि उसकी चूंकि उसकी जॉब से रिलेटेड है तो उसको बहुत अच्छी तरह समझ है, इसलिए उसने उनको लिखा। जब मुझे उसने भेजा तो मैंने उसको कहा कि मैं तो इस सेंस में लेमैन हूँ, तो मुझे थोड़ा सा डिवाइड करके बताओ कि इसका मतलब क्या है। तो आपसे भी एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप अपने दिमाग को रिफ्लेक्ट ना करें रिसर्च फ्रेमवर्क में, बल्कि किसी ऐसी शक्ल में उसको लेके आए कि पढ़ने वाला बता सके कि व्हाट डू यू मीन। अच्छा जी। आइटम, मैंने आपको कहा कि सिंगल क्वेश्चन को कहते हैं। अब नीचे जरा देखिएगा, आइटम और क्वेश्चन में भी थोड़ा सा फर्क होता है। आइटम स्टेटमेंट होती है, और क्वेश्चन जो है इट्स इंक्वायरी, और वो क्वेश्चन मार्क खत्म होता है, उस पे खत्म होता है वो। आइटम जो है वो किसी कॉन्स्ट्रक्ट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, क्वेश्चन इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये सटल सा फर्क है, बहुत करीब है इन दोनों एक दूसरे से। कुछ बेसिक टिप्स हैं, सबसे पहले लिखी हुई है, डू नॉट ट्राई टू री इन्वेंट द व्हील। आप जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं काफ़ी चांस है कि किसी और ने भी किया हुआ है, तो कोशिश करें उसी का क्वेश्चन इस्तेमाल करें अगर वो किसी अच्छे जर्नल में पब्लिश्ड है। लेकिन पीछे मैंने आपको बताया कि आपका और उसका कॉन्टेक्स्ट मिलता जुलता होना चाहिए। नहीं मिलता जुलता तो फिर अपना उसी को मॉडिफाई करके अपने लिए इस्तेमाल, अपने लिए नया बना लें, और उसको फिर उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी टेस्ट कर लें, पायलट टेस्टिंग करके। वो क्या होता है वो हम अगले प्रेजेंटेशन में देखेंगे, अगले अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते। ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस मैटर। अगर कोई बहुत क्रिटिकल चीज़ है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो शुरू शुरू में पूछ लें, क्योंकि लोगों की टेंशन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कम होती जाती है क्वेश्चनर भरने की। फिर लिखा है कीप इट क्लियर शार्प एंड टू द पॉइंट। बिल्कुल आसान अंग्रेजी में स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछें। कभी सवाल को उसमें अपनी कह लें कि मुश्किल अल्फाज ना डालें, कोई थियोरेटिकल अल्फाज ना डालें, ऐसी चीज़ ना डालें जो एक लेमैन को नहीं पता हो, क्योंकि आप तो एक्सपर्ट होते हैं अपने एरिया के। तो आप ऐसा अज्यूम ना करें कि लोगों को भी पता होगा। Always proofread, include a title, make sure it looks professional. An ideal questionnaire accomplishes three goals. तीन आपके गोल होते हैं कि ये अपने अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट को मेजर कर रहा होता है, जिस जिसके बारे में आप रिसर्च कर रहे हैं। ये किसी और को मेजर नहीं कर रहा होता। यानी ये नहीं सोचना आपने कि अब मैं क्वेश्चनेयर बना ही रहा हूँ तो फिर इसके खाला के बच्चों को भी पूछ लूँ कितने हैं, तो इसका ये भी पूछ लूँ कि कब पैदा हुआ था। ऐसी फजूल चीज़ें की मत डाला करें, क्योंकि वो जो जवाब देने वाला होता है वो उसका दिमाग भी वॉन्डर करता है, और उसका टेंशन स्पैन भी ज़ाहिर है लिमिटेड है, तो उसमें आप चाहेंगे कि आपको काम की बात पता लगे। और आखिर में इट मीन्स द सेम थिंग टू ऑल रिस्पोंडेंट्स। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बंदा पढ़े तो उसको कुछ और पता लगे, डिपेंडिंग ऑन हिज और हर नॉलेज बैकग्राउंड वगैरह, और किसी और को कुछ और पता लगे। तो ये करने के लिए आप बहुत सारे काम करते हैं, जैसे मैंने बताया, अवॉइड टेक्निकल टर्म्स एंड जार्गन, अवॉइड वेग और इम्प्रिसाइज टर्म्स, क्लियर रहें बिल्कुल, डिफाइन थिंग्स वेरी स्पेसिफिकली, टू द पॉइंट बात करें, अवॉइड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, प्रोवाइड रेफरेंस फ्रेम्स। यानी कोई सवाल ऐसा हो जिसमें खतरा हो कि वो कोविड से पहले का के बारे में भी जवाब दे सकता है और कोविड के बाद के बारे में, तो क्लियरली उसको बताएं कि मैं कोविड के बाद के बारे में आपसे पूछ रहा हूँ। अवॉइड डबल बैरल्ड क्वेश्चंस। डबल बैरल्ड का सिंपल ये मतलब होता है कि एक क्वेश्चन में दो चीजें ना पूछें, एक क्वेश्चन में एक ही चीज पूछें। आंसर चॉइसेस शुड एंटिसिपेट ऑल पॉसिबिलिटीज, यानी कोई और कुछ ना मिले आपको तो अदर्स डाल दे उसमें ऑप्शन में, क्योंकि हो सकता है कि आप कहें कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं, एक दो तीन चार पाँच, तो बेचारे के अगर जीरो या छः हैं तो वो फिर जवाब नहीं दे सकेगा। तो उसको जो भी पॉसिबिलिटी है वो रखें। बहुत लंबा हो रहा है तो अदर्स लिखते हैं उसके अंदर। अवॉइड क्वेश्चंस यूजिंग लीडिंग इमोशनल और एवोकेटिव लैंग्वेज।
यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई उसमें किसी के जज्बात को उभारने की ज़रूरत नहीं है। एक जगह पे एक सवाल, पर्सनल क्वेश्चन लोगों से ना पूछें, और अगर बहुत ज़रूरी है पूछना तो फिर पहले क्लियरली बताएं कि ये डेटा जो है ये सेफ है, कहीं पे शेयर नहीं होगा, और एग्रीगेट लेवल पे इस्तेमाल होकर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और आखिर में ये ऑप्शन भी ज़रूर रखें कि आई डोंट नो और नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है कि, अब मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे कॉम्प्लेक्स किस्म के क्वेश्चन आपको भेज देते हैं जिसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं बनता जिसके पार्ट्स का, तो वहाँ पे ये ऑप्शन ज़रूर होनी चाहिए। तो आप करते क्या हैं जी कि सबसे पहले क्लियरली अपने कॉन्स्ट्रक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हर कॉन्स्ट्रक्ट के लिए आइटम्स डालते हैं, और फिर हर आइटम को थॉटफुली वर्ड करते हैं, हर क्वेश्चन को थॉटफुली वर्ड करते हैं, जो हमने पीछे बात की ना बहुत सारी, इन सबको जहन में रख के वर्ड करते हैं। हर एक को एक ही बात समझ आए, कॉम्प्लेक्स ना हो, जज्बाती ना हो, एक चीज़ में एक चीज़ में एक ही हो, क्लियर हो बिल्कुल, कॉन्स्ट्रक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा हो, इधर उधर की चीज़ें ना मेजर कर रहा हो, एंड सो ऑन। तो उन हर क्वेश्चन को अपने इस ये जो एक कह लें टच स्टोन सा है, इसके साथ टच करके देखें कि इस पे वो पूरा उतर रहा है कि नहीं कर उतर रहा। अब आपका जो क्वेश्चनर है उसमें सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, आप कौन हैं, क्या करते हैं, ये रिसर्च, फिर अगले बताते हैं क्यों हो रही है ये रिसर्च, फिर कलेक्टेड डेटा के बारे में आप बताते हैं कि इसके साथ मैं क्या करूँगा। ये इसको कहते हैं एक तरह से ये इन्फॉर्म्ड कंसेंट होता है, कि उनको अच्छी तरह पता लग जाता है और वो आपको कंसेंट दे रहे हैं कि ठीक है ये कर लेना मेरे डेटा के साथ। फिर आगे बताते हैं कि कितनी देर लगेगी। अब जितनी ज़्यादा देर लगती जाएगी, यू कैन अज्यूम के लोग आपको या जवाब नहीं देंगे, देंगे तो वो सही नहीं होगा, वो खाली इधर उधर टिक कर देंगे। डिस्क्राइब एनी इंसेंटिव्स इन्वॉल्व, अगर आप उनको कोई इंसेंटिव देना चाह रहे हैं, बहुत से लोग ये भी इंसेंटिव देते हैं कि जब ये स्टडी पब्लिश होगी तो आपको हम एक कॉपी भेजेंगे, या बहुत से केसेस में लोग कोई एक्चुअल इंसेंटिव भी दे देते हैं, कोई $10 मिलेंगे, ये होगा वो होगा, अगर फंडेड रिसर्च हो तो। फिर इंक्लूड योर आइटम्स, यानी यहाँ पे क्वेश्चंस लिखना शुरू कर दें, और आखिर में रिस्पोंडेंट्स का शुक्रिया अदा करें। तो आपके पास मेरा ख्याल है एक क्वेश्चनर मैंने रखा हुआ है आपके कैनवस वाले पोर्टल पे, उसको देख लीजिएगा, वो एक स्टैंडर्ड सा क्वेश्चनर है, उसमें ये इसी सीक्वेंस में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। हाँ, ये वाला सोशल मीडिया एकेडमिक परफॉर्मेंस क्वेश्चनर आपके पोर्टल पे मौजूद है, इसको देख लीजिएगा, इसको आपसे आपको समझ आएगी कि स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए।